जी हाँ दोस्तों, तो क्या धनखड़ के बाद अब लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला की बारी। राहुल के चक्कर में बिरला खुद फंसे और मोदी शाह को भी फंसाया। अब धनखड़ मुस्कुराए। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, अब देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति रहे जगदीप धनखड़ के बाद उन्हीं की तरह ओम बिरला की बारी है। आखिर ऐसा ओम बिरला ने क्या कर दिया लोकसभा के स्पीकर ने, अध्यक्ष ने, जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में एक अलग तरह का माहौल बन रहा है। आखिर ओम बिरला ने राहुल के चक्कर में खुद को कैसे फंसा लिया और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार या बीजेपी आलाकमान को फंसा दिया, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों सीधे सीधे खबर पर आते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम जहां पर विधानसभा के अध्यक्षों के साथ में दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया और बीजेपी के बड़े नेता वहां पर शामिल हुए। लेकिन उसमें एक चीफ गेस्ट के तौर पर और उसमें मुख्य वक्ता के तौर पर लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला पहुंचे। दोस्तों, ओम बिरला ने वहां पर जो कुछ कहा, उसके मायने जो कुछ निकाले जा रहे हैं, उसका पहला माना देश के कई सारे राजनीतिक जानकार और बुद्धिजीवी ये निकाल रहे हैं कि जो चीजें करते करते ओम बिरला लगातार परेशान हो चुके हैं, अब उन बिंदुओं को वहां पहुंच करके पब्लिकली इस तौर पर कह करके अपने मन के अंदर का जो प्रेशर उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये सीधे सीधे कटाक्ष सरकार और मोदी शाह के ऊपर है। कई सारे लोग ये बात निकाल रहे हैं, कई सारे लोग उसका माना है निकाल रहे हैं कि ओम बिरला ने जो कहा दरअसल खुद तो गलत कर ही रहे हैं, खुद तो वो चीज नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए था जब से वो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर है, मगर दूसरों को पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये माने निकाल रहे हैं कि जो बातें उन्होंने कही है मोदी और शाह पर कटाक्ष है, अब कहीं ना कहीं धनखड़ की तरह इनकी भी स्थिति वही होने वाली है, या इनको पहले से लग गया कि इनकी जगह किसी और को बिठाया जाना है, इसलिए अब ये भी अपने मन की बात जो जनता को थोड़ी बेहतर लगे वैसे करनी शुरू कर चुके। और ऐसे में जगदीप धनखड़ के चेहरे पर मुस्कुराहट आना बहुत स्वाभाविक है कि साहब मेरे साथ होने पर तो आप सब मुस्कुरा रहे थे, अब तो मेरी बारी है। दोस्तों, ओम बिरला ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर की कुर्सी पर या राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर बैठ करके सबसे मजबूत और सबसे पहला दायित्व है कि हम राजनीति से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश और जनता के हितों के लिए काम करें। देखिए, जब से ओम बिरला उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, राजनीति से तो ऊपर उठ ही नहीं पाए दोस्तों। वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए टोका टोकी करना उनका दायित्व बन के रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के और एनडीए के नेताओं के लिए वो खुली छूट देते नजर आए। यानी कि राजनीतिक तौर पर जिन मुद्दों को संसद के भीतर उठाया जाना चाहिए, उन मुद्दों को किस तौर पर रोकते नजर आए हैं। और सत्ता पक्ष जब बोलता है तो फिर संसद में एकदम एक टिक होकर के सुनते नजर आते हैं। विपक्ष जब बोलता है तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये अंदाज है। विधायी संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम सदन के अंदर निर्वाध भी दिखें, स्वतंत्र भी दिखें और न्याय करते भी दिखें। और सदन के मान्य सदस्य भी जनता ने जिस अपेक्षाएं आकांक्षाओं से उनको चुनकर भेजा है कि वह जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, उनकी कठिनाइयां, परेशानियों को सदन में रखें, प्रदेश देश के मुद्दों पर चर्चा करें, विधायी कानून बनाते समय अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें और सदन के माध्यम से सरकार की जवाबदेही हो और कार्यपालिका के अंदर जिम्मेदारी तय हो। दूसरी बात वो क्या कहते हैं? दूसरी बात वो कहते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को, विधानसभा के स्पीकर को
अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए, यानी कि पक्षपात वाला रवैया उसका बिल्कुल नहीं होना चाहिए और वो विवादास्पद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। आप देख लीजिए इसी संसद के भीतर ओम बिरला ने क्या किया। ओम बिरला लगातार सत्ता पक्ष की पैरवी करते नजर आए, लगातार विपक्ष के खिलाफ में कदम उठाते नजर आए, यानी यहां तक कि विपक्ष का कोई नेता अगर पॉकेट में अपने पॉकेट में हाथ डाल करके खड़ा है या पॉकेट में हाथ डाल करके अगर कुछ बात भी कर रहा है तो भी उस पर आपत्ति जता जाती है। संसद में टी शर्ट पहनकर आने पर आपत्ति जता जाती है। देखिए संसद के अंदर कोई ड्रेस कोड नहीं है, आपको क्या करना पहनना है क्या नहीं पहनना है। वैसे कुर्ता पजामा भी कोई संसद का कोई ड्रेस थोड़ी है। कुर्ता पजामा ये तो जिन लोगों से चिढ़ते हैं, जिनको गालियां देते हैं, जिनके लिए सारी नीतियां बनाते हैं, जिनके खिलाफ विरुद्ध जैसा कि कहा जाता है, तो कुर्ता पजामा तो उन्हीं की देन है। जिन मुगलों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते हैं, तो कुर्ता पजामा तो मुगल ही लेकर के आए थे, वो बंद गले वाला भी, जिसे मोदी साहब खुद पहनते हैं और जिसे शाह साहब खुद पहनते हैं। बहरहाल, लेकिन बिरला साहब को आपत्ति हो जाती है अगर कोई शख्स टी शर्ट पहन करके आ जाता, खासतौर पर राहुल गांधी। ये चरित्र है ओम बिरला साहब का। ओम बिरला साहब ये कहते हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, चेयर का दायित्व है दोनों की बातें सुने, दोनों को समान अवसर दे, समान मौका दे और वहां पर चर्चा करा सके। संसद के भीतर क्या होता है? संसद के भीतर लगातार आपने देखा होगा दोस्तों, एक कोटेशन बीच में आया था एक वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का कि टीवी देखना बंद कर दीजिए, यह आपको बीमार कर देगा, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, आपके शुगर लेवल को बढ़ा देगा, आपके बच्चों को दंगाई बना देगा। ये बातें उन्होंने करीब 8 साल पहले कही थी। आज वही सब कुछ हो रहा है। आप उठाकर देख लीजिए किसी टीवी डिबेट को, अगर आपका खून न खौलने लग जाए, जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं उनकी बातें तो होंगी हिंदू मुसलमान ये वो अनशन जैसी, मगर एंकर की बातें सुनकर के आपका खून उबाल मारने लगता है, क्योंकि वहां सिर्फ थेथरई की जाती है, सत्ता पक्ष की बातों को जस्टिफाई किया जाता है, उसे बचाने की कोशिश की जाती है। और उसी संसद टीवी को जब आप देखते होंगे, वहां पर चेयर पर बैठे हुए, सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति या लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के आचरण को देखकर आपके मन में आता होगा, क्या यही डेमोक्रेटिक सेटअप है? तो ओम बिरला जो बातें कह रहे हैं, दरअसल उनको मौका लगातार मिला हुआ है, कितने वर्षों से इस कुर्सी पर हैं, लेकिन उसके विरुद्ध ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा मणिपुर में कितनी हिंसा हुई, मणिपुर में किस तौर पर औरतों को नग्न करके घुमाया गया, कैसे घर जलाए गए, कैसे सब कुछ हुआ, मगर मणिपुर में चर्चा के लिए न ओम बिरला ने टाइम दिया, न सत्ता पक्ष ने टाइम दिया, स्वीकारा उसे। यहां तक कि मजबूर होकर के विपक्ष को सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, जबकि विपक्ष को यह पता था कि साहब सरकार गिरेगी नहीं, सरकार के पास नंबर हैं, लेकिन विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई ताकि इसी बहाने मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार तो हो बीजेपी, मोदी शाह तैयार तो हो। मगर उस चर्चा में क्या हुआ? महज 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट बात करके मोदी साहब निकल ली। ये स्थिति है दोस्तों। इसी विपक्ष, जिस विपक्ष को लेकर के लगातार राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष लगातार उनको निशाना बनाते रहे, कैसे विपक्ष को रोकते टोकते नजर आते हैं, कैसे संसद में विपक्ष के बोलने पर किस अंदाज में रोका टोकी की। आपको एक वाकया दे रहा हूं, अभिषेक बनर्जी, यहां वक्त की तंगी वरना आपको मैं वीडियो दिखाता। अभिषेक बनर्जी ने, ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद हैं टीएमसी के, जब वो बोल रहे थे संसद के भीतर, वहां पर फटाफट ओम बिरला उनको टोके जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने नोटबंदी का जिक्र कर दिया था, जीएसटी का जिक्र कर दिया था कि साहब इसके दुरुपयोग कैसे हो रहे हैं, इसको ठीक करने की जरूरत है। ओम बिरला कहते हैं अरे साहब पुराने मुद्दों को मत उठाइए, ओम बिरला को आपत्ति है। जबकि दोस्तों आपने देखा इसी संसद के भीतर मोदी शाह से लेकर पूरा सत्ता पक्ष इमरजेंसी पर कैसे घेरता नजर आता है, इमरजेंसी के बाहर आज की कांग्रेस को घेरता नजर आता है, हर मुद्दे पर नेहरू को कोसता और घेरता नजर आता है। तब यही ओम बिरला एक अच्छे छात्र की तरह चुपचाप सुनते हैं, मानो उन्होंने लाखों की फीस दे करके लेक्चर अटेंड किया हो और वहां सत्ता पक्ष के लोग कोई लेक्चर देने गए हो। मगर जब सांसद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की ज्यादा रोका टोकी की, तो अभिषेक बनर्जी ने कैसे किया? कहते ना साहब कि किसी शख्स के खिलाफ में लगातार आप उत्पीड़न करते जाए किसी का, तो फिर वो विरोध
के अंदाज में आता है, फिर गुस्सा दिखाता है, फिर एक दिन ब्लास्ट होता है। अभिषेक बनर्जी उस दिन ब्लास्ट है, बोले आप उस चेयर पर बैठ करके पक्षपात नहीं कर सकते हैं। सत्ता पक्ष जब बोलता है तो फिर आप एकदम से चुप रहते हैं, और हम बोलते हैं तो आपके मुंह में जबान आ जाती है। ये नहीं चलने देंगे। ये अंदाज संसद के भीतर पहली बार किसी सांसद ने दिखाया था। और इससे पहले अखिलेश यादव को भी आपने देखा होगा। 2024 का नतीजा आया जिसमें वही 24, जिसमें 240 पे सिमट आई थी बीजेपी 400 का नारा देने वाली। और उसके बाद जब ओम बिरला फिर से चुने गए लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर, अखिलेश यादव ने किस सहजता के साथ में चेहरे पर मुस्कान लेकर के जो बातें कही थी कि जो कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, उस कुर्सी पर बैठ करके उसकी गरिमा, इस बार हम उम्मीद करते हैं कि गरिमा बरकरार रहेगी। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी मौका मिलेगा बात करने का। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी उसी अंदाज में उतना ही समय दिया जाएगा। हमें उम्मीद करते हैं। आईना दिखाया था अखिलेश यादव ने, मगर हुआ क्या? ओम बिरला हर बात पर लगातार सत्ता पक्ष के विरुद्ध, विपक्ष के विरोध प्रदर्शन, विपक्ष की बातें, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करते हैं। मेरे डंके की चोट पर कह रहा हूं, दबाने का काम करते हैं। कोई गलत साबित कर सकता है तो कर दे। जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं, और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा। और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए, और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लगातार किस तौर पर दोस्तों कहा जाता है लोकतांत्रिक सेटअप में कि जनता की आवाज विपक्ष होता है। सरकार को के गलत आचरण, गलत काम, गलत नीतियों पर नकेल कसता विपक्ष। एक अच्छी सरकार वहां पर होती है जहां पर एक मजबूत विपक्ष हो, मगर यहां पर विपक्ष को एक विलन बना दिया गया है। मीडिया की निष्ठा देखिए किस तौर पर विपक्ष को, किस अंदाज में, किस तरीके से हीन भावना से देखता है हमारा मीडिया। सत्ता पक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों ओम बिरला ने जो बातें कही, ओम बिरला की बातों का दो ही मतलब निकाला जा रहा है। एक वो, या तो वो परेशान हो गए, कहते हैं ना एक बार इंसान लगातार गलत आचरण, बुरा काम, गलत काम करते 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 एक स्टेज ऐसा जब उसको लगता है अरे साहब अब तो उम्र भी हो रही है, अब तो कभी भी दुनिया से जा सकते हैं, तो फिर सोचता है कुछ अच्छे काम कर ले। अलग अलग धर्मों में वो तीर्थ यात्राएं अपने अपने हिसाब से करने लगता, नेक काम करने लगता, जो भी चीज़ें उसकी हो। इसीलिए कई लोग ये कहते हैं कि अब इनको लगता है कि साहब अब शायद ये आखिरी टेन्योर हो, तो आखिर में थोड़ा सा अब उनको कचोक रही होगी चीज़ें उनके ज़मीर को। इसलिए उन्होंने इस टाइप से बातें करके लोगों में एक मैसेज देने की भी कोशिश की। ठीक ऐसे ही जैसे जगदीप धनखड़ इस्तीफे से पहले कई सारे उनके ऐसे भाषण हैं किसानों को लेकर, इनको लेकर, उनको लेकर, जिस पर उन्होंने कहा जिससे लोग खुश भी होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दरअसल इनको भी अंदर से एक संकेत दे दिया गया कुर्सी छीने जाने का। इसलिए अब ये भी धीरे धीरे अपने पॉइंट्स किसी न किसी अंदाज में रखने की कोशिश करते दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ कई लोग ये भी कहते हैं कि साहब अब तो इनके भी इस्तीफे की बारी आने ही वाली है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मोदी और शाह को राहुल गांधी को लग, दरअसल ये राहुल गांधी के ऊपर प्रहार करने की कोशिश जिस तौर पर आप देखते रहे इनकी, अब कहीं ना कहीं इन्होंने ये बातें रख करके मोदी और शाह की नैतिकता पर भी सवाल उठा दिया, क्योंकि वो लोग इस वक्त नैतिकता की बात कर रहे हैं
कि साहब हम नैतिकता की बात करते हुए वो 30 दिन जेल में रहे तो फौरन हम सत्ता छीन लेंगे। तो आप देखिए एक पैटर्न, 30 दिन नैतिकता वाली जेल के बाद किसको इनकार है? कौन नहीं चाहता है कि गलत आदमी पॉलिटिक्स में ना पहुंचे? अगर आपको किसी अपराधी के कुर्सी पर बैठने से दिक्कत है, जो कि उस वक्त तक अपराधी भी 30 दिन में नहीं होता, कैसे भी आपको बताता हूं, तो फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इन पॉलिटिक्स को सुधार कीजिए ना। चुनाव आयोग इलेक्टोरल रिफॉर्म क्यों नहीं कराता कि जिसके ऊपर में अगर 5 से ज्यादा केसेस हो गैर राजनीतिक या इस पर, तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में होता है ना भाई, केस हो तो नहीं होगा, ये हो वो FIR हो तो दिक्कत होगी। राजनेताओं के लिए कीजिए, डालिए कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है। राजनेताओं के लिए पढ़ा लिखा होना इतना कंपल्सरी कीजिए, क्यों नहीं करते हैं? क्यों अंगूठा टेक आदमी आकर के मंत्री बन जाता है और उसका ब्यूरोक्रेट्स, कई बार बात आती है ना कि साहब ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी है, अफसरशाही सरकार पर हावी, अफसर सुन नहीं रहे। तो जब मंत्री अंगूठा टेक होगा और ब्यूरोक्रेट से सारी चीजें चलाएंगे, नीति बनाएंगे, चलाएंगे, तो फिर आपको तो अंगूठे पर ही रखेगा ना वो। तो फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म की सख्त जरूरत है। क्यों नहीं चुनाव आयोग कहता कि देश के अंदर धर्म के नाम पर अगर किसी ने वोट मांगा, चुनावी रैलियों में अगर किसी ने जाति का जिक्र किया, अगर किसी ने धर्म का जिक्र किया, किसी ने हिंदू मुसलमान पाकिस्तान का जिक्र किया, तो फिर उसका नामांकन पत्र वहीं रद्द कर दिया जाएगा। लाइए रिफॉर्म, इस किस्म की रिफॉर्म नहीं लाते। रिफॉर्म लाए हैं कि साहब अगर 30 दिन तक जेल में रहा तो उसकी हम सत्ता छीन लेंगे, कुर्सी छीन लेंगे। तो साहब 30 दिन तक जेल में तो किसी को भी रखा जा सकता है, जिसकी सरकार वो रख सकती है। पैटर्न क्या है आप उठा करके देख लीजिए, एक नहीं 3-3 केसेस कराए जाते हैं। ईडी के जरिए एक केस होता है, सीबीआई के जरिए एक केस होता है, और किसी दूसरी एजेंसी, इनकम टैक्स या दूसरी एजेंसी के जरिए एक केस होता है। अगर 30 दिन के अंदर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री जमानत अपने किसी केस में पा भी जाए ईडी के मामले में, तो सीबीआई वाला केस बना रहता है, फौरन वो एक नई FIR दर्ज करता 4 दिन पहले, या उसको एक कहता हमें भी हिरासत में चाहिए। तो आप जेल से तो छूट ही नहीं सकते। तो दरअसल इसी इंटेंशन पर सवाल है सत्ता पक्ष के, और नैतिकता की बात कर रहे हैं। तो दरअसल जिस नैतिकता के मुद्दे पर ओम बिरला ने घेरने की कोशिश की है, क्या क्या उनका जमीर जाग गया है? ऐसे में दोस्तों क्या कहेंगे आप? अपनी राय जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।